जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत आपके अपने प्लेटफॉर्म पर करता हूं। मैं ऋषभ सर, आपके संघर्षों का साथी। चलिए आज हम अपने नए टॉपिक की शुरुआत दिल्ली सल्तनत को और आगे बढ़ाते हुए करते हैं। दिल्ली सल्तनत में पिछली टॉपिक में हम तुगलक वंश के बारे में चर्चा कर रहे थे। तुगलक वंश के शासक जब अयोग्य हो गए तो नए वंश की स्थापना हो गई, और नए वंश किसकी स्थापना हुई? वह सैयद वंश थी। तो सैयद वंश में 4 राजा हुए। अब चारों राजाओं के बारे में जानना यहाँ पे बहुत जरूरी नहीं है, बस उनके नाम जान लीजिए, वही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए नाम को याद कराने का तरीका बताते हैं। सैयद वंश 1414 से 1451 तक राज किया। इसका संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। और कौन कौन राजा हुए? खिज्र खां के बाद मुबारक शाह राजा हुए, मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह राजा हुए, मोहम्मद शाह के बाद आलम शाह राजा हुए। फिर से एक बार देख लीजिए, खिज्र खां, मोहम्मद शाह, खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह, 4 लोग इसमें राजा हुए। बस इनका इतिहास यहीं खत्म हो गया। खत्म होने का एक कारण और भी था, ये सरदारों को समानता के नजर से देखते थे। अब जब सरदार और राजा सब समान ही है तो फिर कौन राजा कौन सरदार, इसीलिए इनके पतन का कारण हुआ। राजा है यार, एटीट्यूड में रहना चाहिए राजा को। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को, लोधी वंश की ओर चलते हैं। चलिए साथी, एक बार हम लोधी वंश को भी समझ लेते हैं। लोधी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक था। 1526 ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। इसी समय पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, बाबर द्वारा लड़ा गया। अब किससे लड़ा गया आगे कहानी में सुनते चलिएगा, आपको बताता चलूंगा। महत्वपूर्ण कहानी, इतिहास ऐसी चीज है, पहले बता दिया, मनोरंजन या मजा नहीं आएगा। इतिहास क्या है ना कि पढ़ने की चीज नहीं है, रचने की चीज है। जब आप कहीं किसी पोस्ट तक पहुंच जाइएगा, समझ लीजिएगा आप इतिहास रचने के काबिल बन गए हैं या इतिहास रच रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब का एक शेर है, जिन्हें तूफानों से उलझने की आदत हो मोहसिन, ऐसी कश्ती को समुंदर भी दुआ करती है। चलिए, पहला शासक इनका बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी यह बहादुर शासक था। इसने जौनपुर को हुसैन शाह सरकी से लड़के जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। दूसरा शासक इसमें सिकंदर लोधी साहब थे। सिकंदर लोधी यह आगरा शहर की स्थापना करता है 1503 में। ठीक, आपको छोटे मोटे प्रश्नों में परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी या किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। और इसने अलाउद्दीन खिलजी के महासब प्रणाली को एक बार फिर से लागू कर दिया। इसका मतलब यह भी किसान हितैषी शासक रहा होगा। महासब प्रणाली लागू होने के बाद फिर से क्या होता है? महासब प्रणाली एक बार फिर से बता देता हूँ, भूमि के माप और सर्वेक्षण से संबंधित है। ठीक, और इसने पैमाइश करने के लिए या पैमाना निकालने के लिए गजे सिकंदरी पैमाने को भी प्रयोग किया। इस गजे सिकंदरी किसने लाई? सिकंदर लोधी ने लाई। याद रखिएगा, ये सब चीज, छोटी छोटी चीजें आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, और इसने क्या किया? किसानों को कहा कि तुम अनाज के रूप में भी कर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और करों में भी बहुत रियायत किया। ये किसान हितैषी बहुत रहा होगा। दूसरा, इसके जस्ट बाद इब्राहिम लोधी राजा बना। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी तक राजा था। यह इसी का जैसे समझिए जस्ट उल्टा था। इसके राज्य में इससे लोग खुशी नहीं थे, जनता खुश नहीं थी, जनता ना खुश, इसके गवर्नर ना खुश, राजपूत ना खुश, सब ऐसे नाखुश थे। तो सबने क्या किया? एक काम किया, राजा के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। इन्होंने बाबर को न्योता दिया कि आओ बाबर, लड़ लो इनसे। तो बाबर आए, लड़े, और बाबर एक बार आया, जब लड़ा इनसे तो बाबर जीत भी गया। इसके अलावा बाबर ने और भी 3-4 लड़ाइयां लड़ी यहाँ पर, और लड़के जब जीत गया तो इन लोग को लगा कि पहले तो इनको लाभ देगा, लेकिन अब जब एक बार बाहर ही आ जाए और जीत जाए तो कहाँ किसी को लाभ देगा। बाबर ने फिर एक नए वंश की स्थापना की भारत में, उसका नाम मुगल वंश था। इसकी चर्चा हम जब मुगल वंश पढ़ाएंगे तब करेंगे। अब आप लोग दिल्ली सल्तनत के कुछ प्रशासन के बारे में जान लीजिए, कुछ प्रशासन, न्याय व्यवस्था, ये सब के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए एक नजर दिल्ली के प्रशासन के बारे में पढ़ लेते हैं। दिल्ली प्रशासन या दिल्ली सल्तनत पूरा 1206 से 1526 ईस्वी तक था। यहाँ पर कुछ सिस्टम, पहला महत्वपूर्ण बात यह थी कि यहाँ पर निरंकुश राजशाही शासक था, मतलब राजा मतलब सुल्तान ही प्रधान है। सुल्तान जो कहते भाई माना जाए, निरंकुशता ज्यादा थी। ठीक, कुछ केंद्रीय प्रशासन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय प्रशासन में क्या था कि पहले नंबर पे तो सुल्तान ही महत्वपूर्ण है, अभी तक तो चर्चा ही हो रही थी। दूसरा, सुल्तान की जो डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है, मंत्रिमंडल है, वह भी महत्वपूर्ण था। उसपे क्या क्या था?
जैसे दीवाने विराजत विभाग। दीवाने विराजत विभाग में क्या था कि ये जो राजाओं को परामर्श देते थे, परामर्श देने वाले मंत्री इस विभाग के अंतर्गत थे, विराजत में। दूसरा दीवाने इंशा विभाग। दीवाने इंशा विभाग में क्या हुआ करता था कि जो पत्राचार से संबंधित विभाग थे वह इसी के अंतर्गत आते थे। ठीक, अब दीवाने आरेज, ये इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। आपको ये पहले बताना पड़ेगा कि ये विभाग हम पहले कहाँ चर्चा किए हैं। ये सब यूपीएससी या किसी भी प्रीलिम्स या छोटे मोटे परीक्षाओं में विभाग किसके राज शासन काल में शुरू किया गया पूछा जा सकता है। आपको एकदम कायदे से याद रखना है। ठीक, तो दीवाने आदेश सैन्य विभाग है और सद्र उस सुदूर यह न्याय विभाग है, न्यायालय। अभी इसकी चर्चा कायदे से करेंगे कि वहां दिल्ली सल्तनत में न्याय व्यवस्था कैसी थी या क्या कैसी नहीं थी, इसके बारे में चर्चा होगी। हाँ, अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए भी जो एग्जाम लिए जाते थे उसके बारे में भी सुन लीजिए। तो जैसे अभी सिविल का एग्जाम यूपीएससी है तो वहां पे अहल ए सैफ सिविल का एग्जाम था और सेना का एग्जाम जो आईपीएस ओपीएस टाइप का एग्जाम रहा होगा वो अहल एक कलम था। कलम का मतलब पेन मत समझ लीजिएगा, तलवार से है। ठीक, यहाँ ये एक सैफ वाला सिविल था, कलम वाला तलवार था। ठीक, अब आप समझ गए। कुछ आइए प्रांतीय व्यवस्था के बारे में बताता हूँ आपको। प्रांतीय व्यवस्था में क्या था, अभी तक पूरी पढ़ाई में हम लोग इक्तदारी व्यवस्था को पढ़े हैं। प्रांत यानी इक्तदारी व्यवस्था जो यानी प्रांत में इक्तदारी व्यवस्था थी। अब मतलब प्रांत जो था उसके जो नेता थे वो इक्तदार में होंगे। उसके नीचे क्या थी, जिला व्यवस्था थी। प्रांत के नीचे जिला। जिला को उस शासनकाल में क्या कहा जाता था, शिक कहा जाता था। शब्द याद रखिएगा, शिक, शिक कहा जाता था। शिक का जो राजा होता था, मतलब जिला का जो मतलब नेता हुआ करता था, मुखिया हुआ करता था, उसको शिकदार कहा जाता था। जिला के अंतर नीचे परगना था। ठीक, जिला के नीचे परगना था और परगना में दो अधिकारी नियुक्त थे, आमिल और मुंसफ। आमिल यह तहसील से संबंधित कार्य देखते थे और मुंसफ यह राजस्व से संबंधित कार्य, वसूली मतलब राजस्व वसूली का कार्य देखते थे मुंसफ। ठीक, ऐसे ही नीचे ग्रामीण स्तर के भी कार्य थे। ग्रामीण में क्या था, यहाँ पे भी जो राजा के अधिकारी नियुक्त थे वो कौन कौन थे, पटवारी और चौधरी। पटवारी का काम आज आप जानते हैं, आज भी भूमि का रिकॉर्ड रखना है, तो उस समय भी भूमि का रिकॉर्ड करना इन्हीं का काम था और चौधरी जी का काम था वसूली करना। चलिए आगे अब हम न्याय व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। और एक चीज और, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। चलिए दिल्ली सल्तनत की कुछ न्याय व्यवस्था के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पूरी दिल्ली सल्तनत आपको पहले ही बता चुके हैं, 1206 से 1526 के बीच में था। तो इस सल्तनत में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति तो राजा था। मतलब राजा जो कह दे वो बात सब सही है। ठीक, राजा के बाद जो न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण व्यक्ति था वो सद्र उस सुदूर या प्रधान काजी था। अब काजी का मतलब ये मत समझ लीजिएगा बड़े बड़े दाढ़ी वाले, अरे ऐसा कुछ नहीं। प्रधान काजी मतलब प्रधान न्यायाधीश। आप लोग भी ठीक। अब हिंदू के लिए अलग नियम थे, मुस्लिम के लिए अलग नियम थे। हिंदू को अलग लॉ व्यवस्था से गवर्न किया जाता था, मुसलमानों को अलग लॉ व्यवस्था से गवर्न किया जाता था। हिंदू के लिए क्या थे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे इनकी जो धर्म ग्रंथें हैं, पुराने हैं, इन सबको या फिर पंचायत में जो फैसला हो जाए उन सबको आधार बनाकर व्यक्ति को सही गलत के हिसाब से परखा जाता था। मुसलमानों में क्या होता था, इनके में थोड़ा अलग था। इनको लॉ में फैसला यही तीन लोग करते थे, काजी, मोहम्मद, मौलवी। ये लोग फैसला किया करते थे, मौलवी साहब फैसला करते थे। इनको सजा देने के लिए या ये सही है बचाने के लिए 4 किताबें थी। 4 किताबों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, भविष्य में भी आपको जानने में बहुत जरूरी होगा। और हाँ, आपको नॉलेज अच्छी लग रही होगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ये ना हो कि जहां तक मेरी जरूरत है जहां को वहीं तक मुझे पूछा जा रहा है, ऐसा ना हो। ज्ञान लेने के बाद भूल जाइए, गलत बात। लाइक का बटन दबाते जाइए, शेयर सब्सक्राइब करते जाइए। ठीक, शरिया क्या होती है? शरिया आप समझ लीजिए कि जैसे कुरान होता है, कुरान में जो चीज लिखी है वो शरिया ही है। ठीक, तो कुरान के नियम के आधार पर यदि आपने जो कृत्य किया है, अगर ये उचित है तो आप क्षमा योग्य हो, यदि ये अनुचित है तो आप दंड योग्य हो। दूसरा है हदीस। हदीस में क्या है कि मोहम्मद साहब के जीवन काल में जितनी सारी घटनाएं घटी हुई हैं उन सारी घटनाओं को हदीस में लिखा गया है।
तो यदि मोहम्मद साहब ने उन सिचुएशन या उस घटना या किसी कृत्य को कैसे हैंडल किया है, अगर आप उसके अंतर्गत सही पाए जाते हो तो आपको सजा नहीं दी जाएगी। यदि आप अनुचित किए हो तो आप, या मोहम्मद साहब ने जो बात कही गई है, ठीक, ये सब हदीस पे चर्चा की गई है उनके जीवन काल से घटित घटना। तीसरा क्या है, इज्म। इज्म में क्या होता है कि मुस्लिम समुदाय एक साथ बैठकर बातचीत कर लेती है, अगर ये फैसला सही है, ये न्याय सही है, उचित है, सर्वोचित है, तो उसको पास किया जाता है, अदरवाइज उसको फेल किया जाता है। तो ये उससे संबंधित है। और कियास क्या है, कियास समानता या सदृश्यता के नियम पे आधारित है, मतलब अंदाजा लगा लेते हैं, हाँ इसने ऐसा किया है, ये भविष्य में होने वाले घटित घटनाओं के हिसाब से सही है, तो फिर वो कियास के अंतर्गत रखा गया है। अंदाजा लगाना है, सदृश्यता या समानता जो आज की घटना परिस्थिति घट रही है उस हिसाब से इस पे नियम नए नए रोज जुड़ते हैं। अच्छा, एक शब्द आपने जुड़ा सुना होगा, फतवा जारी करना। फतवा, पहली बात तो आप ये जान लीजिए, फतवा एक एडवाइस है, राय है, ठीक। ये नहीं है कि फतवा जारी कर दिए तो कोई आदेश दे दिए हैं, तो लोग माने ना माने अलग की बात है, ठीक। अब धर्म को पढ़ाने का तरीका है। आगे चलते हैं हम दूसरे टॉपिक। चलिए एक बार राजस्व प्रशासन को भी समझ लेते हैं। राजस्व प्रशासन, ये सब जो टॉपिक मैं आप सबको बता रहा हूँ, ये सब मेंस के पेपर लिखने में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। ये मत समझिएगा कि क्या कहते हैं ये सब टॉपिक मैं क्यों खींच रहा हूँ, नहीं। प्रशासन हो गया, व्यवस्था हो गई, भू राजस्व हो गया, और इनके द्वारा बनाए गए मकबरे या किले हो गए, इन सबको मेंस आंसर राइटिंग में आपको बताने पड़ेंगे। इसीलिए मेरी बातों को सुनिए, ये सबको आप नोट्स बनाइए, आपको मेंस के लिए फायदा देगा। बाकी इससे पहले जो इतिहास बताया वो किसी भी एग्जामों में प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स मतलब आईएएस में समझ लीजिए, छोटे मोटे परीक्षाओं में, ठीक। और मन लगा के पढ़ो दोस्त, रातों को जागो, मेहनत से पढ़ो। जब मैं रात में वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए, तो आपको तो मेहनत करना ही चाहिए। एक कवि है कुमार विश्वास, उनकी कुछ लाइनें हैं कि तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है, तो फिर मेहनत करोगे तो ही सफलता प्राप्त होगी। खराज क्या होता है, चलिए हर एक कर के बारे में मैंने हर एक बार कई बार चर्चा की है, फिर से भी एक बार बता देता हूँ। खराज जो गैर मुस्लिम लोग हुआ करते थे उनसे भू राजस्व लिया जाता था। इस पूरी दिल्ली सल्तनत व्यवस्था में भू राजस्व कर का सबसे बड़ा साधन था, मतलब सबसे ज्यादा कर प्राप्त होता है। आज भारत सरकार को जैसे निगम कर सबसे ज्यादा प्राप्त होता है, वैसे ही इसमें भू राजस्व कर प्राप्त होता था। खराज गैर मुस्लिम से लिया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि मुसलमानों से भी लिया जाता था, मुसलमानों से भी लिया जाता था, उनसे उश्र नाम का कर लिया जाता था। उश्र ये भी एक भू राजस्व कर है, शब्द को याद रखिएगा। एक एक खराज किससे लिया जाता था, उश्र किससे लिया जाता था, ये उन मुस्लिम लोगों से लिया जाता था भू राजस्व के रूप में, ठीक। खुम्स की चर्चा कई बार की गई है। ये युद्ध में लिए गए कर हैं। जैसे युद्ध में जब कोई जाता है लड़ने, तो जो जीतता है उस सारी संपत्ति को 1/5 भाग स्टेट को देना पड़ता है, 4/5 भाग मिलिट्री अपने पास रखती है। कुछ राजा ऐसे हुए महान कि जिन्होंने इसको परिवर्तित भी कर दिया था। आपको मैं बता चुका हूँ अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। जजिया क्या है, जजिया गैर मुसलमानों से लिया गया कर है, धर्म को लेकर, सुरक्षा देने के लिए, धर्म को लेकर। जकात क्या है, मुसलमानों से धर्म को लेकर लिया गया कर है, यह उनकी आय का 2.5% हुआ करता है। चलिए अब हम लोग इसके बाद इमारतों को जान लेते हैं, किसने क्या क्या बनवाया, किस राजा ने, थोड़ा बहुत उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद अपने टॉपिक को यहीं, चलिए कुछ इमारतों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में। सारे टॉपिक धीरे धीरे खींचे जा रहे हैं, मतलब एक भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं, सारे टॉपिक पढ़ा दूंगा। ये समझिए इमारत क्या क्या है, एकदम कुतुबुद्दीन ऐबक। कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, एक भी चीजों को छोड़िए नहीं, कहानी की तरह सब कुछ सुन लीजिए, सारी चीज याद रख लीजिए, सारे नॉलेज आपके आसपास है, ठीक। चलिए तोड़ के रख देंगे, छोड़ेंगे नहीं साथी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया, ठीक। कुतुबुत उल शाह इस्लाम मस्जिद बनवाया, ठीक। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा बहुत फेमस है, कभी जाइएगा घूमने, ठीक। इल्तुतमिश द्वारा क्या बनवाया गया, नसीरुद्दीन का मकबरा बनवाया गया। बलबन द्वारा क्या बनवाया गया, बलबन ने स्वयं का ही मकबरा बनवा लिया, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा क्या बनवाया गया, अलाई दरवाजा, जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको लिखा हूं, अलाई दरवाजा, ठीक। ये दिल्ली में आप जाइएगा तो वहाँ सब कुछ सारी व्यवस्था है, अलाई दरवाजा देख कर आइएगा। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा
तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक द्वारा क्या बनवाया गया, खुद का ही मकबरा बनवाया गया, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। मोहम्मद बिन तुगलक, हमने इसको MBT करके लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्या क्या बनवाया गया, शेख निजामुद्दीन का मकबरा बनवाया गया। ये बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी भी पूछ लेता है। दूसरा 12 खंबा बनवाया गया, 12 खंबा भी महत्वपूर्ण है, टिक लगा लीजिएगा आप लोग। फिरोज शाह तुगलक द्वारा क्या बनवाया गया, इसको मैंने FST लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में। इन्होंने फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है उसको बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक। सिकंदर लोधी द्वारा, सिकंदर लोधी अपने संस्थापक अपने पिता बहलोल लोधी का मकबरा बनवाया, और उसके बाद इब्राहिम लोधी द्वारा सिकंदर लोधी का मकबरा बनवाया गया, ठीक। कितने आज्ञाकारी थे। चलिए यहीं से आज का टॉपिक मेरा एंड होता है, वीडियो कंप्लीट होती है। अब आपसे निवेदन है साथी, सेशन को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और एकदम डट के जम के लग जाइएगा, तोड़ के रख दीजिएगा यूपीएससी को, किसी भी परीक्षा को तोड़ के रख दीजिएगा। धन्यवाद साथी।